नमस्कार दोस्तों, जेनजी स्टडी पॉइंट सीजी पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज होने वाला है रसायन विशेष, और ये रसायन विशेष किस लिए होने वाला है आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। तो आज हम देखेंगे नमूना जो सहायक है, जो लैब असिस्टेंट है, या वो बोलूं प्रयोगशाला जो परिचारक है, या सहायक शिक्षक जो विज्ञान प्रयोगशाला है, इन सभी के लिए जो क्या है हमारा ये रसायन काम की चीज होने वाली है। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है परमाणु संरचना। तो बिना देरी किए क्या करते हैं, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो परमाणु संरचना को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि परमाणु क्या है, परमाणु क्या है या एटम क्या है ना। तो परम धन अणु किससे बना है, परम धन अणु। तो अणु का सबसे छोटा रूप या सबसे छोटा कण है ना, अणु का सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु है। तो इसे परमाणु को परिभाषित जैसे किया था है ना, तो देखते हैं चलो। 420 है ना, या यूं बोलूं कि 600 ईसा पूर्व एक महात्मा हुए, एक मुनि हुए जिनका नाम है कणाद, और 400 ईसा पूर्व ग्रीक में क्या हुए, ग्रीस में एक कणाद हुए, विद्वान हुए जिनका नाम था डेमोक्रिटस। इसने कहा, किसने, कणाद ने कहा कि पदार्थ या तत्व के सबसे सूक्ष्म कण क्या है, परमाणु है। क्या है, परमाणु है, जो क्या है, अविभाज्य है। ये शब्द कौन कौन कर रहा है, ये कणाद कह रहा है। कौन कह रहा है, ये डेमोक्रिटस कह रहा है। और ये लोग इनको नाम देते हैं, कणाद बोल देता है कि ये भाई क्या है, परमाणु है, और ये डेमोक्रिटस बोल देता है कि ये भाई क्या है, एटमॉस है या एटम्स है। एटमॉस डेमोक्रिटस बोल देता है, उसी को एटमॉस बोल देता है। कणाद बोल देता है परमाणु, कि क्या बोलते हैं ये लोग, दोनों कथन है। ये पहले कहेगा, ये बाद में कहेगा, है ना। ये भारतीय विद्वान है, ये भारतीय विद्वान है, और ये ग्रीक के विद्वान है। क्लियर भैया, ये ग्रीक के विद्वान है, ये भारतीय विद्वान है। ये बोलता है परमाणु, ये बोलता है एटमॉस। और क्या बोलता है दोनों, कि ये जो परमाणु है, ये एटमॉस है, ये पदार्थ की या तत्व की सबसे सूक्ष्मतम कण है, जो क्या है, अविभाज्य। तो चलो देखते हैं कि आखिर ये परमाणु बात आ रहा है और जो अणु आ रहा है ना, परमाणु आ रहा है और अणु आ रहा है, इन दोनों शब्दों को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो परमाणु को हमने अभी देखा कि परमाणु क्या है, पदार्थ या तत्व की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है या कण है। तो पदार्थ या तत्व की सबसे सूक्ष्मतम इकाई या कण को क्या बोल देते हैं भाई, परमाणु बोल देते हैं। तो ये क्या है, अणु क्या है, जब दो या दो से अधिक अणु के समूह या रासायनिक बंध से निर्मित सूक्ष्म, ये भी सूक्ष्म है, कण को क्या बोल देते हैं, अणु बोल देते हैं। मतलब यदि जो परमाणु है, जो सबसे सूक्ष्मतम कण है, उनमें से यदि ये सबसे सूक्ष्मतम कण है, यदि दो सूक्ष्मतम कण को, ये परमाणु को जोड़ दिया जाए, है ना, या उनके समूह को, या उसको रासायनिक बंध से यदि बांध दिया जाए, एक कर दिया जाए, या 2 से 3 हो जाए, या 4 हो जाए, या 5 हो जाए, तो जो सबसे सूक्ष्मतम कण निर्मित होगा
इनके द्वारा बनने से, तो 2 ही से होगा, 3 से हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? वो अणु कहलाता है। क्लियर? फिर याद रखना एक पॉइंट पूछा जाता है, क्या एक ही तत्व के जो परमाणु हैं क्या समान होते हैं? तो जी हां, एक ही तत्व या पदार्थ के, एक ही तत्व लिखना उचित है, एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। और कैसे होते हैं देखते हैं ना। देखो कैसा होता है, पहले देख ही लेते हैं एग्जाम्पल। हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। इसके अंदर जो भी चीज है वो हाइड्रोजन ही है, तो सभी हाइड्रोजन ही है, तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर तो और कुछ है ही नहीं, ऑक्सीजन ही है, मतलब सभी ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन क्या है? समान। लोहा है, आयरन, तो आयरन के अंदर क्या है? आयरन ही, सभी समान ही है। लेकिन यदि मैं कहूं कि एक ही अणु के सभी परमाणु, क्योंकि एक जो अणु बन रहा है 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बन रहा है ना, तो एक ही अणु के सभी परमाणु सदैव समान हो आवश्यक नहीं है। सदैव समान हो ये आवश्यक नहीं है भाई। और कैसे आवश्यक नहीं है? देखो एग्जाम्पल के थ्रू, है ना, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि सदैव समान हो आवश्यक नहीं, मतलब समान भी हो सकता है ना, ये तो बोल रहा है कि समान हो सकता है। तो जैसे मैं बोलूं H2, ये समान है क्योंकि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से बनेगा, मतलब समान तो है इसमें। जैसे O2, इसमें ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन है, मतलब ये भी क्या है? समान है, दोनों समान है, ये भी समान है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से बन रहा है। लेकिन मैं यदि बात करूं H2O की, किसकी? H2O की, तो क्या ये दोनों समान है? दिख रहा है दोनों समान? नहीं दिख रहा है। इसमें हाइड्रोजन भी है प्लस ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या समान है? क्या नहीं है, क्या है? असमान। तो यही तो बोल रहा है कि जो अणु है वो समान भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसलिए बोला है परमाणु सदैव समान हो आवश्यक नहीं है, लेकिन ये सदैव क्या होगा? समान होगा भाई। इतना क्लियर? बढ़े आगे। फिर आपको जानना है कि जो तत्व है ना, जो परमाणु है क्या है? तत्व का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। इसको, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया ये शब्द, लेकिन हमको अणु को जानने के लिए इसको फिर जानना पड़ेगा। जो परमाणु है ना, परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम क्या है? कण है या सूक्ष्मतम इकाई है। लेकिन ये क्या है? ये क्या है ना, ये पदार्थ का, क्या बोल देंगे इसको? पदार्थ की, है ना, पदार्थ का सबसे, या पदार्थ की सबसे छोटी पर कैसी स्वतंत्र इकाई है। तत्व का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, और तत्व मिलकर बहुत सारे क्या बनाएंगे? पदार्थ। तो पदार्थ की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है, मतलब कहने का मतलब यह स्वतंत्र इकाई है। ये स्वतंत्र रूप में हो सकता है, ये स्वतंत्र रूप में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखते हैं, जैसे तत्व है ना, ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप में मिल जाएगा, ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेगा, नवजात ऑक्सीजन O2 आपको मिल जाएगा। इसी कहने का तात्पर्य इनका है ना। जैसे एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। लेकिन एक चीज याद रखना है ना, नोट डाउन करके याद रखना यहाँ, कि नोट डाउन करके याद रखना, जो परमाणु है ना, कौन? परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, या अधिकांश परमाणु, कैसे लिखेंगे? अधिकांश परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, लेकिन
लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गन को छोड़कर। जो 18वें समूह के जो तत्व है, जो जीरो ग्रुप के जो तत्व है, उनको छोड़कर। समझ में आ रहा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन ये लोग अष्टक पूर्ण किए हैं, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में रहता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन ये एक तत्व है, एक परमाणु है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अन्य जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है ना। तो इतना क्या करना है, आपको याद रख लेना है। इसके संदर्भ में एक चीज याद रखना यार, हमने जब शुरू किया था स्टडी, है ना, याद हो रहा है सब कि नहीं हो रहा है? परमाणु के याद रखना, यहाँ क्या है, तत्व या पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। अणु क्या है, दो या दो से अधिक परमाणु के संयोजन से बना है, समूह से बना है, या रासायनिक बंधों के मिलने से बना है। मतलब जो तत्व है, परमाणु है, वो क्या है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। लेकिन ये क्या है, पदार्थ की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है। क्लियर? हमने इससे पहले देखा था कि जो परमाणु है ना, परमाणु के जो तत्व है वो समान होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन एक ही तत्व के अणु सभी परमाणु समान नहीं होते, या सदैव समान हो आवश्यक नहीं। हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा, H2O इसका एग्जाम्पल देखा कि सदैव समान नहीं रहते। फिर मैं ये बोल रहा हूं, तो शुरू में कॉन्सेप्ट था कि कणाद ने कहा, है ना, और किसने कहा, डेमोक्रिटस ने कहा कि परमाणु क्या होते हैं, ये अणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। लेकिन अणु क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं, क्योंकि ये दो परमाणु के संयोजन से बन रहा है, सम्मेलन से बन रहा है, रासायनिक बंध से बन रहा है। इनके टूटने से वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अणु जब विखंडित होगा तो वो विभाज्य हो जाएगा, लेकिन ये विभाजित नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज याद रखना, ये क्या थी, प्राचीन गणना थी। लेकिन आधुनिक रूप में बात करूं, वर्तमान में बात करूं, तो आधुनिक रूप में परमाणु भी क्या है, विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। और इसके संदर्भ में थोड़ा सा याद रखना, मैं ऊपर में छूट गया था, 1808। किसे याद रखना है, 1808। ये देखो, हमने ये देखा ना, इन सबको देखा, और इन सब में आपको एक चीज और जोड़ लेना था, 400 और 600 बीसी में तो इसने ये कह दिया था। लेकिन सन 1808 ईस्वी, 1808 ईस्वी में आएगा कौन, आता है भैया जॉन डाल्टन। कौन आता है, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन आएगा, और जॉन डाल्टन आकर के कहेगा 1808 में, जो ससुरे हमारे कणाद ने कह चुका है, जो डेमोक्रिटस ने कह चुका है, उसी को आके दोहराएगा और बोलेगा कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को ही क्या बोल देते, परमाणु कह देते हैं। मतलब ये बोलता है कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत, उसी को बोल रहे हैं ना, सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है। कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है, और इन कणों को क्या कह देते हैं, परमाणु कह देते हैं। और बोलता है कि ये जो परमाणु है, कौन, ये परमाणु है, क्या है, ये अविभाज्य है। क्या है, ये अविभाज्य है। मतलब परमाणु के जो प्राचीन जनक है वो कौन है, कणाद। परमाणु सिद्धांत के प्राचीन जनक कौन है, सिद्धांत। लेकिन परमाणु सिद्धांत के आधुनिक जनक, या आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है, वो है जॉन डाल्टन। इसी को लेते हैं। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत यहां लिख लो, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक, या परमाणु सिद्धांत के आधुनिक जनक जॉन डाल्टन। तो आपको इतना थोड़ा सा याद रखना है परमाणु और अणु के बारे में। तो अब चलो चलते हैं, शुरू में हमने कह दिया था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन फिर हमने कहा कि परमाणु क्या है, विभाज्य है। परमाणु क्या है, विभाज्य है। मतलब इसके कुछ क्या मिलेंगे हमको, उप परमाणु कण मिलेंगे। क्या,
उप परमाणविक कण, इसी को क्या बोल देंगे, विभाज्य है मतलब उप परमाणविक, उप परमाणविक कण। परमाणु के अंदर उपकण मिल जाएंगे और कण मिल जाएंगे, उसे बोले देंगे भैया क्या क्या बोले देंगे, चलो देखते हैं कि क्या क्या बोल देंगे। ऐसे तीन भागों में बांट लेते हैं मुख्य रूप से, है ना। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य रूप से याद रखना, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है जी, इलेक्ट्रॉन। एक का नाम है प्रोटॉन, क्या, प्रोटॉन। और एक का नाम है न्यूट्रॉन, क्या, न्यूट्रॉन। क्लियर बाबू भैया। तो शुरू करें इस प्रोटॉन से, हाँ शुरू करें जी, ठीक है। तो देखो लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लो यार, इसे देखो थोड़ा सा, है ना। यहां देख लेते हैं, ये आ जाए इमेज भाई, ये 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 क्या, देखो ये एक वृत्त है, इसको मान के चलते हैं परमाणु। क्या मान के चलते हैं, परमाणु, है ना, परमाणु मान के चलते हैं। बीच में है प्रोटॉन, बीच में क्या है, प्रोटॉन, और है न्यूट्रॉन। बीच में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसी को बोल देते हैं हम नाभिक। क्या बोल देते हैं, नाभिक। नाभिक मतलब कहाँ है, सेंटर में है नाभिक। देखो नाभिक कहाँ है, सेंटर में है नाभिक। और इस नाभिक में कौन कौन बैठा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। मतलब बाहरी कक्ष या बाह्य कक्ष में कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। इसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। मतलब मध्य भाग में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बैठा है, केंद्र में बैठा है इसलिए सेंटर में बैठा है, इसलिए न्यूक्लियस में बैठा है, इसलिए नाभिक में बैठा है। और चारों तरफ कौन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। तो इतना चीज को थोड़ा सा जान लेना है। अब शुरू करते हैं चलो इसे, है ना। तो इस परमाणु के अंदर हमने शुरू में कह दिया था कि अविभाजित है, लेकिन ये विभाजित है भाई। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बढ़ रहा है। हम आगे देखेंगे मेसॉन देखेंगे, है ना, पॉजिट्रॉन देखेंगे, तो ये सब देखेंगे। तो पहले तो इसे देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में जानते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज आखिर किसने किया था। तो सबसे पहले याद रखना है इनकी खोज करेगा जे थॉमसन। ये नाम भयंकर इंपॉर्टेंट है भाई, जे थॉमसन। कौन, जे थॉमसन। और कब करेगा, 1897 में करेगा। कब करेगा, 1897। इलेक्ट्रॉन की खोज करेगा जे थॉमसन। किसकी, इलेक्ट्रॉन की खोज करेगा जे थॉमसन। अब कब करेगा, 1897 में करेगा। प्रोटॉन की खोज करेगा गोल्डस्टीन। कौन, गोल्डस्टीन। ये पहले करता है, 1886 में करता है। सब जानना है हमको, क्योंकि डिटेल हम पढ़ना है ससुरे। हम वनडे एग्जाम व्यापम वगैरह नहीं दिला रहे हैं, है ना। तो छोटा पोस्टर रहता है कि भैया ये पूरा इसमें क्या है, केमिस्ट्री विशेष है, तो आपको एक एक चीज बारीक से पढ़ना है। तभी तो डिटेल्ड हम पढ़ना है यार, छोटे छोटे चीज को जानना है। समझ में आया, क्योंकि कूट में दे देगा या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वन वर्ड में दे देगा तो क्या कर लेंगे। तो सब जानना है। 1897 में खोज करेगा जे थॉमसन। कौन, जे थॉमसन। फिर गोल्डस्टीन क्या करेगा, प्रोटॉन की खोज करेगा। कब, 1886। प्रोटॉन की खोज करेगा गोल्डस्टीन। कब करेगा, 1886। प्रो और गो, प्रो और गो, है ना, प्रो गो। तो प्रोटॉन की खोज गो, दोनों में ओ की मात्रा। प्रोटॉन की खोज करेगा गोल्डस्टीन। कौन करेगा, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज करता है चैडविक। कौन करता है, जेम्स चैडविक। चैडविक, 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 चैडविक बोल देते हैं, चैडविक। जेम्स चैडविक करेगा कौन, उसकी खोज। क्या करेगा, खोज। खोज करेगा वो, क्लियर, खोज करेगा। कौन खोज करेगा, चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, और
न्यूट्रॉन की खोज चैडविक कब करता है? 1932 में। कब करता है? 1932। 1897, 1886 और 1932 खोज हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे हो गया। तो किसमें किया खोज? बात ये आता है ना, किसमें किया खोज? बात ये आता है। तो याद रखना इनका खोज होगा कैथोड ट्यूब में, है ना। कैथोड जो ट्यूब है, कैथोड किरण नलिका में होगा। किसमें? कैथोड किरण नलिका में। कैथोड किरण नलिका में निकलने वाले कैथोड किरण नलिका में निकलने वाले कैथोड किरणों पर क्या करेंगे? खोज करेंगे। किनकी? इलेक्ट्रॉन की। तो कैथोड किरण नलिका में निकलने वाले कैथोड किरणें से क्या करेगा? इनकी खोज करेगा। किनकी? इलेक्ट्रॉन की। तो भैया प्रोटॉन की खोज कैसे होगा? प्रोटॉन की खोज कैसे होगा? ये भी कैथोड किरण में होता है। किसमें होता है? कैथोड किरण जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है ना, वो छिद्रित होता है। तो डिस्चार्ज ट्यूब में छिद्रित कैथोड में, है ना, तो छिद्रित कैथोड ट्यूब में, छिद्रित कैथोड ट्यूब, ये केवल कैथोड किरण नलिका, ये केवल पट्टी के रूप में था। उस कैथोड की जो कैथोड की जो पट्टी होती है उसको ये क्या कर देगा? छिद्रित कर देगा। तो कैथोड, छिद्रित कैथोड ट्यूब में क्या करेगा? इसकी खोज करेगा और देखेगा कि इस छिद्रित कैथोड ट्यूब में क्या निकल रहा है? धन किरण निकल रहा है। क्या निकल रहा है? धन किरणें निकल रही। कौन सी किरणें निकल रही है? धन किरणें निकल रही है। या इसी को बोल देते हैं कि कौन सी किरणें निकल रही है? एनोड किरणें निकल रही है। कौन सी किरणें निकल रही है? एनोड किरणें निकल रही है। या इसी को बोल देते हैं कि कैनाल किरणें निकल रही है। कौन सी किरणें? कैनाल किरणें निकल रही है। तो प्रोटॉन की खोज किस में हुई है? धन किरणें से हुई है। किनसे हुई है? धन किरणें से हुई है। या किससे हुई है? एनोड किरणें से हुई है। या किससे हुई है? कैनाल किरणें। ये तीनों का नाम एक ही, या धन किरण दे, या एनोड किरण दे, या कैनाल किरण दे। और ये किसमें दिखा? छिद्रित कैथोड ट्यूब में दिखा। तो अध्ययन किसमें किया? छिद्रित कैथोड ट्यूब में निकलने वाले धन किरणें या एनोड किरणें या कैनाल किरणें में किनकी खोज हुई? प्रोटॉन की खोज हुई। खोज करने वाले कौन है? गोल्डस्टीन ने। कब? 1886 में। लेकिन जब कैथोड किरण नलिका में नॉर्मल है, छिद्रित नहीं है, तब उससे निकलने वाली जो कैथोड रेस है या ऋण ऋणात्मक ऋण है, उसमें जो खोज करेगा वो है जे थॉमसन। कब? 1897 में। किनकी खोज करेगा? इलेक्ट्रॉन की खोज करेगा। अरे क्लियर भैया? अब बात आती है कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे होगा। तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो बेरिलियम पर, है ना, बेरिलियम पर अल्फा कणों के बौछार से होगा। विशेष रूप से याद रखना इंपॉर्टेंट है, बेरिलियम पर अल्फा कणों के बौछार से। बेरिलियम पर अल्फा कणों के बौछार से जो है जेम्स चैडविक ने किनकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। और ये जब इन पर बौछार करेगा तो क्या निकलेगा? विकिरण निकलेगा। और इसी विकिरण से जो है क्या करता है? ये न्यूट्रॉन की क्या करता है भाई? खोज करता है। क्लियर? तो विकिरणों के अध्ययन से क्या किया? न्यूट्रॉन का खोज किया। हमको थोड़ा सा एक चीज जान लेना है यार, जब जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहा था? स्टडी कर रहा था, है ना, तो वो उस समय इसको इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया था। उस समय इसको इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया था, नाम देता है जॉन स्टोन स्टोनी, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो है नामकरण है, क्या है? नामकरण। पूछेगा कौन करेगा? तो नामकरण करेगा जॉन स्टोन स्टोनी। नामकरण कौन करता है? जॉन स्टोन स्टोनी। इनका नामकरण करता है रदरफोर्ड। ये ससुरे खोज तो देगा लेकिन बता नहीं पाएगा इनके कंप्लीट फंक्शन को, प्रोटॉन की। बता देगा कि ठीक है भैया धन है, ऐसा है वैसा है,
नामकरण करता है, कंप्लीट स्टडी करता है रदरफोर्ड। देखेंगे आगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सब देखेंगे बारी बारी करके। तो नामकरण करना है यहाँ हमको इलेक्ट्रॉन की, तो जॉन स्टोनी आएगा। प्रोटॉन की नामकरण करना है तो कौन आएगा, गोल्डस्टीन आएगा। और इसका आपको याद नहीं रखना है। क्लियर? अरे बढ़े कि नहीं बढ़े? जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, जॉन स्टोनी, रदरफोर्ड। क्लियर? उसके बाद जान लेना है कि इसकी प्रकृति कैसी है। इसकी प्रकृति कैसी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति याद रखना यार, क्या है ये, ऋणावेशित कण है। कैसे है, ऋण प्रकृति की है। ये क्या है, धनावेशित है, धन प्रकृति की है ना। या फिर ऐसे लिखें कि कैसी प्रकृति की है, ऋणी प्रकृति की है। ये कैसी प्रकृति की है, धन प्रकृति की है। ये कैसी प्रकृति की है, उदासीन प्रकृति की है। कैसी प्रकृति की है, उदासीन प्रकृति की है। ये धन, ये ऋण और ये उदासीन प्रकृति की है। अरे देखें, फिर देखना है कि इसमें आवेश क्या है। इसमें क्या है, आवेश। ऋण आवेश में आवेश क्या होता है, तो ऋण 1 होता है। इसमें आवेश क्या होता है, +1 होता है। इसमें आवेश क्या होता है, 0 होता है। नाम से ऋण आवेशित, धन आवेशित और उदासीन है तो 0 भाई। लेकिन कैसा, -1 +1। अरे ठीक है, फिर जानना है कि स्थान क्या है इनका, इसका स्थान क्या है। तो इसका स्थान क्या है भैया, परमाणु या नाभिक के बाहर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। तो क्या लिख सकते हैं, नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में। इनका क्या है, नाभिक के भीतर। इनका स्थान कहाँ है, नाभिक के भीतर। और ये भी कहाँ है, नाभिक के भीतर। अरे ठीक है भैया, नाभिक के बाहर घूम रहा है विभिन्न ऊर्जा स्तरों में, नाभिक के भीतर बैठा है। नाभिक के भीतर क्या है, ये भी बैठा है। तो इतना याद रहेगा यार कि नहीं रहेगा? क्लियर? और ये दोनों मिलकर क्या बना लेता है भाई, नाभिक बना लेता है। तो अब आगे देखते हैं इसमें आवेश की मात्रा कितनी है, किसमें, इलेक्ट्रॉन में। तो अब देख लेते हैं क्या, आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा तो आवेश की मात्रा याद रखना, आवेश की मात्रा है इसमें 1.60 गुणित 10 की घात ऋण 19 है ना, 10 की घात ऋण 19 कूलाम, 10 की घात ऋण 19 कूलाम। इसकी भी आवेश है कितनी, 1.60 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम। कितनी है, 10 की घात ऋण 19 कूलाम। और इनका आवेश कितना है, 0। कितना है, 0। तो 1.60 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम कितना, किनका आवेश, इलेक्ट्रॉन। 1.60 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम किनका, ये भी कितना, प्रोटॉन का। मतलब दोनों की आवेश क्या है, इक्वल। दोनों में आवेश की चार्ज कितना है, बराबर है। इनका क्या है, 0 है। आवेश की मात्रा के बाद याद रखना है इनका द्रव्यमान। क्या याद रखना है, द्रव्यमान, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। भाई ये प्रैक्टिकल के थ्रू निकला हुआ डेटा है ना, इनको निकालने बैठेंगे तो ससुरे एक द्रव्यमान कहीं क्या बन जाएगा, एक अलग से वीडियो बन जाएगा। तो हमको कैसे निकालना है इतना नहीं जानना है, कितना है इनका, इतना हमको क्या कर लेना है, जान के रख लेना है। तो द्रव्यमान याद रखना है, इनका द्रव्यमान है 9.10 गुणित 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम। 9.10 गुणित 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम। इनका द्रव्यमान जानना, इनका द्रव्यमान है 1.673 गुणित 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम। द्रव्यमान देखना है तो द्रव्यमान किलोग्राम में देखना है।
9.10 गुणित 10⁻31 किलोग्राम, 1.67 गुणित 10⁻27 किलोग्राम। इनका जानना, इनका भी है कितना 1.65, ये 65 है, 1.653 गुणित 10⁻27 किलोग्राम। ये भी कितना है 1.67। अब द्रव्यमान जान लेते हैं कि द्रव्यमान कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखना है, इनका द्रव्यमान है 9.10 गुणित 10⁻31 किलोग्राम। 9.10 गुणित 10⁻31 किलोग्राम। ये किनका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान। तो प्रोटॉन की द्रव्यमान कितना है भैया? 1.673 है ना, वो 2 6 है तो इनको 3 लिख रहे हैं यहाँ। 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, तो 1.673 गुणित 10⁻27 किलोग्राम। किनका है ये? प्रोटॉन की द्रव्यमान है। तो न्यूट्रॉन की द्रव्यमान कितना है भैया? इनका भी लगभग इतना ही है, 1.675 गुणित 10⁻27 किलोग्राम। याद रखना ये सब चार्जेस है। 1.60 गुणित 10⁻19 कूलाम, 1.60 गुणित 10⁻19 कूलाम और 0 कूलाम ये आवेश हुआ है ना। द्रव्यमान की बात करूं तो 10 गुणित 10 है ना 19 गुणित 10⁻31 किलोग्राम, 1.673 गुणित 10⁻27 किलोग्राम, 1.675 गुणित 10⁻27 किलोग्राम। मतलब समझ में आ रहा है कि मैं इन दोनों में देखूं, है ना, इन दोनों में देखूं तो जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से अधिक है, या पहले ऐसे लिखें, इस लाइन को लिखो, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान है, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा अधिक है। 1.675 है ना, यहाँ 675 है और यहाँ 67 क्या है 3 है, यहाँ 673 है, तो यहाँ 675 है, यहाँ 673 है, मतलब ये 0.2 थोड़ा सा क्या है ज्यादा है। ये तो माइनस बराबर है लेकिन प्लस वाला में थोड़ा ज्यादा है, इसलिए क्या है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान है, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा क्या है अधिक है। यहाँ से थोड़ा सा गौर करो यार, ये जो है माइनस में है और बहुत ज्यादा माइनस है, माइनस 10.31 है और इधर 9.10, मतलब ये बहुत ज्यादा माइनस में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? कम होता है ना। जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। यदि बात करूं सबसे कम, तो सबसे कम है ना द्रव्यमान जो है सबसे
कम, फिर कम, फिर अधिक। मतलब सबसे अधिक किसका द्रव्यमान होगा? न्यूट्रॉन का, फिर उससे कम प्रोटॉन का, फिर उससे कम, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। इतना याद रखना है आपको। एक चीज याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, किससे प्रभावित होता है? किससे प्रभावित होता है? तो याद रखना, ये जो है विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है? प्रभावित होता है। कौन? ये जो है इलेक्ट्रॉन। याद रखना, प्रोटॉन भी क्या है? विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है? प्रभावित होता है। इसको याद रखना। ये भैया, ये किसी से प्रभावित नहीं होता। ससुरे तुम लोग होना है तो हो जाओ, मैं तो उदासीन हूं, है ना, मैं तो शून्य हूं, मैं किसी से क्या नहीं होऊंगा भैया? प्रभावित नहीं होऊंगा। तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रोटॉन और जो है इलेक्ट्रॉन प्रभावित तो होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है? प्रभावित नहीं होता। हमको थोड़ा सा और जान लेना है कि इसका जो चिन्ह है, कैसा? प्रतीक चिन्ह। किस रूप में इसको क्या करते हैं? लिखते हैं। इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के रूप में ऐसे ई, ये प्रतीक चिन्ह है। इसका ये पी और इसका क्या है? N0 न्यूट्रॉन। ये क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है। तो आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में इतना याद रखना है। थोड़ा सा और कुछ चीजों को देख लेते हैं, है ना। इनकी को कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इन विशेषताओं को जान लेते हैं। और सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रॉन की। तो याद रखना न्यूट्रॉन की विशेषताओं में कि परमाणु का यह क्या है? सबसे हल्का कण है। क्या है? हल्का कण। तो परमाणु का सबसे हल्का कण है। क्लियर? तो परमाणु का सबसे हल्का कण कौन है? इलेक्ट्रॉन। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में मुख्य भूमिका निभाता है। किसमें? रासायनिक अभिक्रियाओं में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? इलेक्ट्रॉन। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में मुख्य भूमिका कौन निभाता है भैया? इलेक्ट्रॉन निभाता है। कौन निभाता है? इलेक्ट्रॉन निभाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन यह क्या होता है? परमाणु का सबसे हल्का कण होता है। याद रखना, रासायनिक बंधों का जो निर्माण है, यह इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी है, यह स्थानांतरण है, वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये जो है रासायनिक बंधों का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी या स्थानांतरण के कारण होता है। तो रासायनिक बंधों का निर्माण किससे? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण से होता है। तो इतना याद रखना यार इसमें कि प्रमुख विशेषताएं क्या है कि इनका जो कण है सबसे हल्का होता है ना। और हल्का होने के साथ साथ यह जो क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में मुख्य भूमिका निभाता है। और रासायनिक अभिक्रियाओं में भूमिका कैसे निभाता है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण से क्या बनता है? रासायनिक बंध का निर्माण होता है। तो रासायनिक बंधनों का निर्माण किनके कारण? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण के कारण होता है। अब देख लेते हैं प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन को जानने के लिए हैं तो प्रोटॉन की सिस्टम याद रखना, जो प्रोटॉनों की संख्या है ना, प्रोटॉनों की संख्या वही क्या है? परमाणु संख्या है। तो प्रोटॉनों की संख्या को ही, प्रोटॉनों की संख्या बराबर, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है?
परमाणु क्रमांक होता है। मतलब प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी वही क्या कहलाएगी, उनकी परमाणु क्रमांक कहलाएगी। क्लियर भैया, है ना। तो किसी तत्व की पहचान किससे होती है, परमाणु क्रमांक से। और परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉन की संख्या। तो लिखना किसी तत्व की पहचान प्रोटॉन से होती है। तो किसी तत्व की पहचान किससे होती है, प्रोटॉन की संख्या से। इसको ऐसे लिख सकते हैं, संख्या लिख सकते हैं ना, प्रोटॉन की संख्या से होती है, प्रोटॉन की संख्या से होती है, प्रोटॉनों की संख्या से होती है। तो किसी तत्व की पहचान किससे होती है बाबू भैया, प्रोटॉनों की संख्या से। प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। विशेष रूप से ध्यान देना, उदासीन परमाणु कहने का मतलब जब कोई तत्व है या कोई परमाणु है जब इलेक्ट्रॉन नहीं देता या इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, तब उस स्थिति में क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से बराबर होती है। तो उदासीन परमाणु में आगे देखेंगे इन सबको यार, एग्जांपल सहित और आएगा, है ना। उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है जब न कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा हो न कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हो। मतलब परमाणु जो है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हो ना त्यागा हो, तब उस स्थिति में परमाणु प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन की बराबर। और प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। मतलब उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी क्या कह सकते हैं, परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। आगे देखेंगे जब वो पढ़ेंगे, है ना, समभारिक पढ़ेंगे, है ना, समभारिक सम न्यूट्रॉनिक ये सब पढ़ेंगे, तब ये सब चीजें फिर एक बार आएगा। फिर देख लेते हैं न्यूट्रॉन की क्या विशेषता है। इस पर क्या नहीं होता, कोई विद्युत आवेश नहीं होता। सबसे पहली विशेषता इनकी यही है कि इस पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता। किस पर, न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन की सबसे पहली विशेषता क्या है कि इस पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता, है ना। नाभिक की स्थिरता बनाए रखने में क्या होता है, ये सहायक होता है। नाभिक की स्थिरता बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। कौन, न्यूट्रॉन। तो नाभिक की स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है भैया न्यूट्रॉन, है ना। तो समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भी देखेंगे, उसका पहले इतना याद करो, है ना। तो नाभिक को स्थिर बनाए रखने में न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सहायक होते हैं, क्योंकि नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन के साथ ये न्यूट्रॉन होता है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन इनके अलावा हमको जान लेना है थोड़ा सा किनके बारे में, जो कुछ अन्य कण है ना, अन्य कण है। जैसे कि मैंने बोला था जो पॉजिट्रॉन है ना, जो मेसॉन है ना, जो न्यूट्रिनो है, इनके बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो चलो देखते हैं। पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, इनके बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जानकारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जान लेना है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया, है ना। तो पॉजिट्रॉन की खोज में याद रखना यार, इनका खोज जो है कार्ल एंडरसन ने किया था। किसने, कार्ल एंडरसन। कार्ल एंडरसन, कार्ल एंडरसन खोज करेगा किनका, पॉजिट्रॉन का। किनका, पॉजिट्रॉन का। मेसान को पाई मेसान भी बोल देते हैं यार, मेसान को क्या बोल देते हैं,
पाई मेसॉन भी बोल देते हैं ना, तो मेसॉन को पाई मेसॉन भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, पॉजिट्रॉन की खोज कौन करेगा? कार्ल एंडरसन करेगा। कौन करेगा? कार्ल एंडरसन। पाई मेसॉन की खोज करेगा युकावा। कौन? युकावा। कौन करेगा? युकावा। कौन करेगा? युकावा। पाई मेसॉन की खोज करेगा युकावा। आपको याद रखना है न्यूट्रिनो की खोज करेगा पाउली। कौन? पाउली। पाउली करेगा। न्यूट्रिनो की खोज करेगा भैया पाउली। क्लियर? पाउली। अब देखो आगे, देखो यह इलेक्ट्रॉन का क्या है? यह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल, या इसी को बोल देते हैं प्रतिकण, मतलब अपोजिट कण है। तो यह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल या प्रतिकण है। क्लियर? मतलब एक चीज याद रखना कि इसका जो द्रव्यमान है किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर, है ना। इस पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। आवेश किसके बराबर? इस इलेक्ट्रॉन के बराबर। इस इलेक्ट्रॉन के बराबर, आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर। या ऐसे करूं कि आवेश है ना, आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर किंतु विपरीत होता है। किंतु विपरीत होता है। अब कैसे विपरीत होता है इसको समझो थोड़ा सा। मैंने कहा जो पॉजिट्रॉन है इसको ऐसे दर्शाते हैं यार, है ना। पॉजिट्रॉन को या पॉजिट्रॉन को कैसे दर्शाते हैं? प्रतीक चिन्ह देख लो यहां से। इसको दर्शाएंगे E+ से। किससे दर्शाएंगे? E+ से। क्लियर? E+ से दर्शाते हैं। तो E+ बराबर क्या हो गया? पॉजिट्रॉन हो गया। क्या हो गया? पॉजिट्रॉन हो गया। और E- बराबर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। E- बराबर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मैंने तो यही कहा ना कि इनका जो द्रव्यमान है ठीक है इलेक्ट्रॉन के बराबर, इनका आवेश भी किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के बराबर। किंतु क्या होता है? विपरीत होता है। इसमें भी एक आवेश, इसमें भी एक आवेश, लेकिन आवेश क्या होता है? विपरीत होता है। कैसा? इसमें प्लस आवेश रहेगा, इसमें माइनस आवेश रहेगा। क्लियर भैया? इसीलिए याद करना इस पॉजिट्रॉन को, इसलिए पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का, ऐसे लिख रहा हूं यार, इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई कौन है? पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिट्रॉन में उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर, आवेश में भी समान होता है इलेक्ट्रॉन के, किंतु विपरीत आवेश होता है। क्लियर? याद रखना इस पॉजिट्रॉन को क्या कहते हैं? एंटी पार्टिकल कहते हैं, है ना। यह इलेक्ट्रॉन का क्या है? एंटी पार्टिकल है या प्रतिकण है, जिनकी जो खोज है किसने की थी? कार्ल एंडरसन ने की थी। अब याद रखो इसमें आवेश क्या हो गया? E+ हो गया। क्या हो गया? आवेश जो है E+ हो गया। इसमें आवेश रहता है ना। इसमें आवेश रहता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। किसमें? पाई मेसॉन में। पाई मेसॉन में आवेश क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। न्यूट्रिनो में क्या होता है? शून्य होता है। न्यूट्रिनो में क्या हो सकता है? शून्य होता है। तो पाई मेसॉन की खोज किसने किया था भैया? युकावा ने किया था। किसने किया था? युकावा ने किया था। तो इनकी विशेषता क्या है ना, पाई मेसॉन की विशेषता क्या है? ये जो मेसॉन है ना, तो ये क्या करता है? जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच, है ना, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच उनको क्या करता है? बांधने का काम करता है। क्या करता है? बांधने का काम करता है। मतलब प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच प्रबल, इसी शब्द को लिखना जी, ऐसी शब्दावली प्रयोग करेगा, प्रबल नाभिकीय
क्योंकि नाभिक में है। प्रबल नाभिकीय बल का क्या है, वाहक है। मतलब इस दोनों को क्या करता है, बांध के रखता है। कौन, ये पाई मेसान। तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच प्रबल नाभिकीय बल का वाहक है कौन, पाई मेसान, है ना। इसी के कारण नाभिक क्या रहता है यार, स्थिर रहता है ना। इसी के कारण क्या रहता है, परमाणु का नाभिक बंधा रहता है। इसी के कारण परमाणु का नाभिक बंधा रहता है। इसी के कारण परमाणु का नाभिक बंधा रहता है। लेकिन आपको एक चीज नोट करके याद रखना है भाई, है ना, नोट करके याद रखना कि इसी के कारण परमाणु का नाभिक बंधा रहता है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रबल नाभिकीय बल बोल रहे हैं। किनको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाला। मतलब प्रबल नाभिकीय बल किसे कह रहे हैं हम, पाई मेसान को। लेकिन आधुनिक सिद्धांत में याद रखना, है ना, आधुनिक सिद्धांत में याद रखना, आधुनिक सिद्धांत में प्रबल नाभिकीय बल, क्या, प्रबल नाभिकीय बल, और प्रबल नाभिकीय बल बोल देते हैं ग्लूऑन। किसे, ग्लूऑन को। ग्लूऑन को प्रबल नाभिकीय बल कह दिया गया है। पहले किसे बोलते थे, पाई मेसान को। वर्तमान में आधुनिक रूप से प्रबल नाभिकीय बल का वाहक ग्लूऑन है ना। ग्लूकोज नहीं, ग्लूऑन क्या है, ग्लूऑन को क्या बोल दिया जाता है आधुनिक मॉडल में, नाभिकीय बल का वाहक, है ना। प्रबल नाभिकीय बल का वाहक, ऐसे लिख लो, प्रबल नाभिकीय बल का वाहक कौन है, ग्लूऑन। तो इतना याद रखना, प्रबल नाभिकीय बल का वाहक, है ना। यदि ग्लूऑन नहीं रहा तो क्या आ जाएगा, पाई मेसान आ जाएगा। क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को क्या कर रहा है, बांध के रख रहा है। और बांध के रख रहा है मतलब इसी के कारण क्या है, बंधन है इसमें, नाभिक में। लेकिन आधुनिक मॉडल में किसे, ग्लूऑन को क्या कह दिया जाता है, प्रबल नाभिकीय बल कह दिया जाता है। अब देखते हैं न्यूट्रिनो को। और न्यूट्रिनो को याद रखना, ये अत्यंत सूक्ष्म कण है और अत्यंत कम द्रव्यमान वाला कण है ना। तो यह अत्यंत सूक्ष्म एवं कम द्रव्यमान वाला क्या है, कण है। यह अत्यंत सूक्ष्म एवं कम द्रव्यमान वाला क्या है, कण है। यह जो है ना, पदार्थ के साथ बहुत कम अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं घोष्ट पार्टिकल, है ना। घोष्ट पार्टिकल, घोष्ट पार्टिकल, घोष्ट पार्टिकल या भूतिया कण कौन है जी, न्यूट्रिनो। कौन, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो को कह दिया जाता है घोष्ट कण या भूतिया पार्टिकल। याद हुआ, न्यूट्रिनो को घोष्ट कण या भूतिया पार्टिकल कह देते हैं। तो इतना याद रखना यार इनके बारे में, ठीक है। अब देखो एक चीज और आपको आप जान लेना है, वो है क्वार्क। क्या जान लेना है, क्वार्क, है ना। क्वार्क क्या है, तो आप याद रखना कि जो आधुनिक भौतिकी है ना, जो वर्तमान भौतिकी है, ये सब जो पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना भले केमिस्ट्री में दे दिया है, लेकिन मुख्य रूप से भौतिकी की भी क्या है, पार्ट है। मुख्य रूप से भौतिकी में पढ़ते हैं इसको। तो याद रखना आधुनिक भौतिकी में, है ना, आधुनिक भौतिकी में जो नाभिक है ना, तो आधुनिक भौतिकी में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन नाभिक का या परमाणु का, नाभिक की जगह परमाणु का अंतिम कण नहीं है, अंतिम कण नहीं है। अंतिम कण नहीं है तो क्या है भाई, अंतिम कण नहीं है तो कौन अंतिम कण है, तो आधुनिक भौतिकी बोलता है कि अंतिम कण नहीं है ना। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के छोटे, या प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, है ना, के छोटे कणों में टूटने से, ऐसे बोल सकते हैं, छोटे कणों में टूटने से
क्वार्क बनता है। क्या बनता है? क्वार्क बनता है। या प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है ना, छोटे छोटे क्वार्क से मिलकर बनता है, ऐसा भी बोल सकता हूं, क्वार्क से मिलकर बनता है। मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी छोटे हिस्सों में टूट सकता है, और जो छोटे हिस्से हैं उनको क्या बोल देते हैं? क्वार्क बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्वार्क बोल देते हैं। आधुनिक भौतिकी कहता है कि जो एक प्रोटॉन है ना, एक प्रोटॉन है या जो एक न्यूट्रॉन है, वह 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। कितने क्वार्क से मिलकर बनता है? 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। तो आपको जान लेना है कि क्वार्क कुछ नहीं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यदि छोटे कणों में टूट रहा है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन छोटे छोटे क्या बने हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, वही क्या कहलाता है? क्वार्क कहलाता है। और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन कितने क्वार्क से मिलकर बना है? 3 क्वार्क से मिलकर बना है। ठीक है भैया। और एक चीज और देख लो आप, वो है फोटोन। क्या है? फोटोन। फोटोन की खोज याद रखना, या फोटोन के संदर्भ में स्टडी करेगा आइंस्टीन। जो अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, आइंस्टीन क्या करेगा? इसके संदर्भ में स्टडी करेगा। तो फोटोन क्या है, बात आती है ना। तो फोटोन को याद रखना, यह क्या है? ऊर्जा का बंडल है। क्या है? ऊर्जा का बंडल है। कौन? फोटोन, या ऊर्जा का पैकेट। ऊर्जा के बंडल या ऊर्जा के पैकेट को क्या बोल देते हैं? फोटोन कह देते हैं। या इसी को बोल देते हैं कि यह क्या है? प्रकाश का क्वांटम है। क्या है? प्रकाश का क्वांटम है। कौन? ये फोटोन। फोटोन को याद रखना, फोटोन कुछ नहीं, ऊर्जा का बंडल है या ऊर्जा का पैकेट है, या प्रकाश का क्या है? फोटोन है। याद रखना, ये जो फोटोन है ना, निर्वात में, किसमें? निर्वात में प्रकाश की गति से क्या करता है? गमन करता है ना। प्रकाश की गति से क्या करता है जी? गमन करता है या चलता है। आपका होमवर्क है, या कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे कि जो प्रकाश की गति है ना, वो कितना मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश की गति क्या है? कितने मीटर पर सेकेंड है। तो दोस्तों आज की क्लास को यही क्या करते हैं? विराम करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो इसके आगे है उसके बारे में डिटेल्ड फिर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आया होगा। यदि आपको कुछ आपका कुछ सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से क्या करिए? सुझाव करिए। और यदि ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया यार, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को क्या करो? शेयर करो। थैंक यू दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।